हेलो फ्रेंड्स। नाउ ये जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था उसका जो पार्ट 2 जो है सेकंड वीडियो जो है वो हम ले रहे हैं। नाउ चैप्टर के अंदर आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर तो स्टार्टिंग में उन्होंने फोर्स के बारे में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है एंड किस तरह से अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करेगा तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन बेटर है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो आपको पता नहीं है एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको पता नहीं है तो हम वो मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। एंड इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का टॉपिक नंबर 4.5 जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? 4.1 टू 4.4 हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए बायो-सावर्ट्स लॉ जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो हम ले रहे हैं टॉपिक नंबर 4.5 दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का पर्पस होगा टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की वजह से। ओके एंड वो बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आप देखिए कि इस तरह से एक कंडक्टर दिया हुआ है, कंपैरेटिवली कह सकते हो कि थिन वायर जैसा कंडक्टर है एंड इस वायर के अंदर से आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एंड उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे पी पॉइंट होगा। उस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कि बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड आप देख सकते हो कि जो उसका स्मॉल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट डीएल कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट डीएल एंड उसमें से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है इसलिए उसको कहेंगे आई इंटू डीएल एंड आई इंटू डीएल यानी क्या होना चाहिए? करंट एलिमेंट होना चाहिए। ओके तो यहां पे आप देख सकते हो कि डायग्राम से आप देख सकते हो कि डीएल जो होगा वो होना चाहिए स्मॉल लाइन सेगमेंट एंड आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां पे फ्लो हो रहा है इसलिए आईडीएल को हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज करंट एलिमेंट। क्या होना चाहिए? करंट एलिमेंट। डीएल स्मॉल लाइन सेगमेंट, आई अमाउंट ऑफ करंट एंड डीएल इज इक्वल टू करंट एलिमेंट। एंड ध्यान रखना ये जो करंट एलिमेंट है उसका यूनिट होना चाहिए एम्पियर इंटू मीटर होना चाहिए। अगर इसका यूनिट हम लेंगे तो क्या होना चाहिए? एम्पियर इंटू मीटर होना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट सपोज P है एंड P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होना चाहिए R। याद रखना कि ये जो स्मॉल लाइन सेगमेंट लिया हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? तो आप देख सकते हो कि उसकी डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। इस तरह से वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए एंड R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू dl। हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आप देख सकते हो कि यहां पे वेक्टर अगर मैं इसको O ले रहा हूं तो OP इज इक्वल टू वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल कहेंगे। OP is equal to R is the position vector of particle P with respect to ideal and दोनों के बीच में सर्टेन एंगल होगा और वो एंगल होना चाहिए थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट या करंट एलिमेंट आइडियल एंड R होना चाहिए। ओके नाउ इतना डिस्कशन करने के बाद प्रैक्टिकली ऐसा पता चल रहा है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद ऐसा पता चल रहा है
कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सर्टेन फैक्टर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए एंड पर्टिकुलर फैक्टर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्लियर? याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने जितने भी इक्वेशंस देखे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करो या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की बात करो या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, वो ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ईच एंड एवरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए? तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही बात का ध्यान रखना है कि फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, वैसे यहाँ पे इस चैप्टर में ध्यान रखना कि जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे उसके लिए चार्ज जो होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बराबर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट शोज दैट कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो डीबी मिल रही है, ओके, वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। सेकंड, ये जो डीबी है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डीएल जो लाइन सेगमेंट में लिया हुआ है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। थर्ड, डीबी जो होगा वो साइन थीटा, ये जो डीएल एंड आर के बीच में जो एंगल थीटा है उसका साइन वैल्यू, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। एंड फोर्थ रिजल्ट क्या होना चाहिए कि डीबी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें या 11th स्टैंडर्ड 8th चैप्टर के अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो उसमें क्या था कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू मिल रही है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा रिजल्ट प्रैक्टिकली मिल रहा है। और ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो अब देखिए कि आपको मिलेगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB is directly proportional to क्या होना चाहिए? करंट I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो dB proportional to I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। एंड टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी से आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट होना चाहिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। याद रखिएगा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में कांस्टेंट के यूज किया था, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट कह सकते थे। एंड कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू थी k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। वैसे यहाँ पे आप देखिए कि प्रोपोर्शनल साइन रिमूव कर रहे हो तो कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई। बराबर? वेयर म्यू 0 को हम क्या कहेंगे? वेयर म्यू 0 इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर? एंड उसकी वैल्यू होनी चाहिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर और न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर कह सकते हैं। याद रखना कि ये जो कांस्टेंट है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, क्लियर, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि अगर आपको लिखना हो तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि dB इज इक्वल टू k टाइम्स I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और वो जो कांस्टेंट की होगा उसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई होनी चाहिए। एंड वेयर म्यू 0 को हम क्या कहेंगे?
मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहेंगे, जिसकी वैल्यू है 4.2 × 10⁻⁷। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो K होगा वो डिफरेंट सिस्टम के लिए यानी डिफरेंट यूनिट सिस्टम के लिए K की वैल्यू चेंज हो सकती है एंड डिफरेंट मीडियम के लिए भी K की वैल्यू चेंज हो सकती है। यानी K जो होगा कांस्टेंट वो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन फर्स्ट इज यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि कौन से यूनिट सिस्टम हम ले रहे हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम ले रहे हैं या सीजीएस यूनिट सिस्टम ले रहे हैं। एंड द सेकंड इज K also depend on the medium in which that total whole arrangement is placed। तो K जो होगा वो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। वैक्यूम के लिए डिस्कशन करें तो वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, μ0/4π होनी चाहिए, where μ0 is magnetic permeability of vacuum, जिसकी वैल्यू और यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। ओके, एंड आप देख सकते हो कि ये जो μ0/4π टोटल की वैल्यू ओनली 10⁻⁷ मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि μ0/4π उसकी वैल्यू होनी चाहिए ओनली 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर और न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये था इक्वेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड अगर मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड R से डिवाइड कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि dB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, μ0/4π इंटू I dl इंटू R इंटू साइन थीटा अपॉन R क्यूब होना चाहिए। एंड आप देख सकते हो कि यहां पे dl R साइन थीटा, dl R साइन थीटा, आपको पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का तो उसके अंदर कॉस को इंपोर्टेंस देते हैं, एंड अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम इंपोर्टेंस देते हैं साइन को। तो यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा, तो उसका मीनिंग ये होना चाहिए कि इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वेक्टर नोटेशन में dl इज आल्सो वेक्टर एंड r इज आल्सो वेक्टर एंड साथ में आ रहा है साइन, तो ऑब्वियसली आपको कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। एंड इसीलिए वेक्टर फॉर्म में क्या होना चाहिए इक्वेशन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, dB इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I इंटू dl क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब होना चाहिए। तो वेक्टर नोटेशन में इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय μ0/4π आइडियल क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब होना चाहिए। एंड अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो B इज इक्वल टू क्या हम ले सकते हैं, तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB होना चाहिए, एंड जिसमें से आप देख सकते हो कि μ0/4π एंड I बाहर आ जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन dl क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब होना चाहिए। एंड अगर आप उसको अरेंज करके लिखो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इट इज μ0/4π इंटू I इंटीग्रेशन dl क्रॉस ये वेक्टर R अपॉन R का मैग्नीट्यूड अपॉन R स्क्वायर, ये जो R क्यूब था उसको हमने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज R स्क्वायर इंटू R, बट आपको तो पता है कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे, एंड इसीलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन होना चाहिए μ0I/4π इंटीग्रेशन dl क्रॉस R कैरेट अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो बार्स-ऑर्ट लॉ का फाइनल रिजल्ट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होना चाहिए, μ0I/4π इंटीग्रेशन dl क्रॉस R कैरेट अपॉन R स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर मैं I की जगह पे Q अपॉन T ऐसा टर्म दे रहा हूं तो B इज इक्वल टू μ0/4π Q एंड T को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इट इज इंटीग्रेशन dl क्रॉस R कैरेट अपॉन R स्क्वायर इंटू T, एंड आप देख सकते हो कि dl अपॉन T को हम क्या कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी।
एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि dl अपॉन t को आप वेलोसिटी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो इसका अदर फॉर्म होना चाहिए μ0 अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटीग्रेशन v क्रॉस r कैरेट अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। dl अपॉन t इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी। तो इक्वेशन ऑफ बायो-सावर्ट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ इज गिवन बाय μ0 अपॉन 4 पाई q इंटीग्रेशन v क्रॉस r कैरेट अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। बराबर है, क्लियर? तो इस तरह से आप टोटल बायो-सावर्ट लॉ का डिस्कशन जो है वो कर सकते हो एंड इसकी एप्लीकेशंस के बारे में आपको स्टडी करना है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो ये था डिस्कशन अबाउट मैग्नेटिक बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन। ओके, चलो, थैंक यू।